ठीक। ओके, तो कल हम लोग बात कर रहे थे बेटा, और आपने सुना फ्लोएम के बारे में कि जब आप किसी पौधे को देख रहे हो, अभी पुरानी स्याही है इसलिए मिटाने में थोड़ी दिक्कत करेगी, है ना। तो आपने कल पढ़ा कि फूड का फॉर्मेशन लीफ में होती है, ठीक है। तो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया से, फोटोसिंथेसिस की, पौधे फूड बनाते हैं। तो उस फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह लीफ के अंदर बनने के बाद उसकी उपयोगिता लीफ में नहीं है, उसकी उपयोगिता सेल में है। और सेल नीचे रूट में भी है, स्टेम में भी है, ऊपर के भी ब्रांच में है। अतः फूड का डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द ग्रेविटी भी होना है और टुवर्ड्स भी ग्रेविटी होना है। अतः ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता, इसलिए इसमें कई सेल्स मिल करके इस कार्य को करती हैं। तो आप जानते हो कि सेल्स के समूह को ही हम टिश्यू कहते हैं। तो ये जो टिश्यूज हैं जो फूड को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कर रही है, उसी का नाम फ्लोएम है। So because of this reason you have told on yesterday that the food distribution which are taking against the gravity or towards the gravity is taken by a number of group of the cells. So that group of the cells are known as phloem tissue. तो ये कल हो चुका है। अब हमको देखना है कि ये फ्लोएम के द्वारा अगर कार्य होता है तो इसमें कौन कौन है जो इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राइट है। तो इसमें 4 सेल हैं, कमेंट करिए। ये तो कल का लेक्चर हो चुका है। तो लिखिए फ्लोएम कुल 4 सेल से मिलकर बनती है, राइट। कौन कौन 4 सेल है? पहली है सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। दूसरी है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। तीसरी है फ्लोएम पेरेन्काइमा, जैसे उसमें थी जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। और चौथी है फ्लोएम फाइबर, राइट, फ्लोएम फाइबर। अब ठीक बात है। तो अब एक एक करके बतियाना होगा, है ना। अब देखिए थोड़ा मिट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, मिटेगा ही जाएगा कहाँ। जब तक वो स्याही खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वो परेशान करेगी। ठीक है बेटा। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन। बोलिए कौन? सीव ट्यूब्स। चला जाए। तो फर्स्ट लीजिए सीव ट्यूब्स। ओके, आप जानते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लें तब देखें। देखिए फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्लोएम टिश्यू है उसमें सीव ट्यूब्स, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें सीव ट्यूब्स पाई जाती है। और जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं, आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वह जेरोफिटिक नेचर के होते हैं, यानी ऐसे जगहों पर उगते हैं जहां वाटर की डिफिशियंसी होती है, यानी कमी होती है। तो in those area where the water are found in a very little amount, I mean deficiency take place, so in that area the plant which are germinating or growing there, they are gymnospermic. तो ऐसे पौधे में जो जिम्नोस्पर्मिक हैं
उनमें सीव ट्यूब्स न पा करके सीव सेल्स पाई जाती हैं। तो ये आपके लिए कंपटीशन का मटेरियल हो गया, आपको याद रखना चाहिए। अंडरस्टूड? तो अब यहां से कमेंट करें, लिखिए फर्स्ट सीव ट्यूब्स, जल्दी जल्दी लिखिए। लिखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हो गया बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं। ओके, परंतु जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं अथवा टेरिडोफाइटा के प्लांट्स हैं, क्लियर, उनमें सीव सेल्स पाई जाती हैं। जो पतली नली के समान होती हैं, आओ बेटा, पतली नली के समान होती हैं, कोशिकाएं एक के ऊपर एक कतार में लगी रहती हैं। ओके बेटा, एक के ऊपर एक कतार में लगी होती हैं। इनकी एंड वॉल पर यानी कि अंतःभित्ति पर सीव प्लेट पाई जाती है। जैसे आप नहीं देखते, एक पाइप को दूसरी पाइप से जोड़ना हो तो वहां जंक्शन लगाते हैं ना, तब ना जुड़ता है कि नहीं लगाते, वैसे यहाँ भी सीव प्लेट लगेगा। समझ गए? पाइप लंबी ले जानी है तो जंक्शन जोड़ के लगाते हैं ना। हाँ जी, सीव प्लेट्स पाई जाती है। ओके, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं। अनेक छिद्र पाए जाते हैं। हो गया बेटा? अनेक छिद्र पाए जाते हैं। आप लोग कभी देखे हैं ना एक चीज, अभी आ रहा है बसंत ऋतु, देखिएगा बसंत ऋतु आते ही सारे पेड़ों के पत्तियां झड़ने लगते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? तो आज सोच लीजिए। जैसे आप दीपावली पर अपने घर की सफाई करते हैं ना, साल भर जितना कूड़ा कबाड़ा होता है आप फेंके रहते हैं, और दीपावली आने पर उसी बहाने जितना बेकार की चीजें हैं घर के आउट कर देते हैं और फिर नई नई चीजों को जगह देते हैं। ऐसे ही पौधा भी बसंत ऋतु में अपनी दीपावली मनाता है। जो ये सीव ट्यूब्स हैं उसमें जो प्लेट्स हैं और छोटे छोटे छिद्र हैं, इसके समय ये पहले एक कैलोज नाम का सेलुलोज का लेयर बना देता है। अब भोजन का परिवहन बंद हो जाता है, और जैसे ही भोजन का परिवहन बंद हो जाता है, बस सारी पत्तियां एब्सिसिक एसिड का निर्माण करके, देखना पत्तियों के पिटियोल पर एब्सिसल लेयर बन जाएगा और सब सूख सूख वहां से गिरने लगेंगी। और इस बीच ये अपनी पूरी की पूरी ट्यूब्स को साफ कर देगा, और जैसे ही साफ कर देगा फिर से एकदम नई व्यवस्था हो जाएगी,
फिर देखना डिवीजन की रेट बढ़ेगी, मार तेजी से नई 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 पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। तो यह भी वो क्या कर रहा है, दीपावली मना रहा है, अपने अंदर का सारा कचरा साफ करके वो अपने ट्यूब्स को फिर से बेटर कर दे रहा है। अब समझ आ गया ना? तो ये तुम लोग के लिए इस बहाने याद रहेगा, कंफर्म लिख लो। बोले देखो, ग्रोइंग सीजन में सीव प्लेट्स दिखे, शीव प्लेट्स एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जो अभी मैं समझाया हूं, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, समझे बेटा? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, राइट? जिसे क्या नाम दिया मैंने, कैलोज, जिसे कैलोज कहते हैं। आया? व्हाट इज दिस? कैलोज कहते हैं। आ गया? अब उस कैलोज के बन जाने से क्या होगा कि वो सारी सीव प्लेट्स पे जितने छिद्र हैं सबको बंद कर देगा, अंडरस्टूड? जिसके कारण सीव ट्यूब्स के छोटे छोटे छिद्र बंद हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड का ट्रांसलोकेशन यानी भोजन का संवहन, राइट है? फूड का ट्रांसलोकेशन यानी भोजन का संवहन क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। ओके, राइट है? अब जब बंद हो जाएगा तब क्या होगा, भोजन जाना बंद हो गया, यानी तभी वो हो रहा है बसंत ऋतु वाला कार्यक्रम, बंद हो जाता है। तब उस स्थिति में फूड के ट्रांसलोकेशन का कार्य करने के लिए एक नई प्रकार की सेल्स आ जाती हैं। नई प्रकार की सेल्स आ जाती हैं जो इस कार्य में सहायता करती हैं, इस कार्य में। हाँ, उसी सेल को बोलो, हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, कंपेनियन सेल। जानते हो ना, कंपेनियन माने साथी होता है, सुने हो ना? जैसे हमने कहा कि सी या ही इज माई कंपेनियंस, यानी ये मेरे मित्र हैं, तो जो ये काम करने में सहायता कर रही है वो कंपेनियन सेल हो गई, जो आपने लिखा है 4 में दूसरा पॉइंट। आ गया कि नहीं? तो उन्हें हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। दैट्स क्लियर? ओके बेटा, हो गया? तो अब बोलो, पहला वाला सी ट्यूब क्लियर हो गया, अब दूसरा किसकी हेडिंग हो गई, कंपेनियन सेल। अब दूसरी हेडिंग डाल दो, कंपेनियन सेल्स। ठीक बात है? जल्दी जल्दी करो बेटा, हो गई? अब दो कंपेनियन सेल। तो अब याद रखना, कंपेनियन सेल केवल एंजियोस्पर्म में मिलेगा। टेरडो जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, उसमें हमने पहले कहा था सीव ट्यूब नहीं, उसमें सीव सेल्स होती है, राइट है? तो अब यहाँ लिख सकते हो
कि कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइट्स में नहीं पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स में नहीं पाई जाती है, राइट है। ओके, अब तो समझेगा हो कि नहीं क्यों नहीं पाई जा रही, क्योंकि उनमें हमने बताया था आपको सीव सेल्स होती है, क्योंकि उनमें सीव सेल्स होती है। अब ये कहाँ पाई जाएंगी? सिर्फ एंजियोस्पर्म में। ये सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती हैं। ओके, यदि एक कंपेनियन सेल का अध्ययन करें तो उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटोप्लाज्म, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्रचुर मात्रा में प्रोटोप्लाज्म, जान गए ना, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आदि सेल्यूलर ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, यानी कोशिकांग मिलते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। इट्स ओके। सेल्यूलर ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त राइबोसोम्स भी मिलते हैं। राइबोसोम्स, ओके बेटा। तो इसमें तीन बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पहला कि कंपेनियन सेल्स आर ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, they don't find into the gymnosperm and pteridophytes. Why? If the question is asked why, so you will say that because in gymnosperm and pteridophytes sieve cells. And third important thing, ये प्रोटोप्लाज्म से भरा रहता है, एंड सेलुलर ऑर्गेनेल, गार्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम जैसे चीजें सेलुलर ऑर्गेनेल खूब पाई जाती हैं। तो ये इसकी एडवांटेज है। आगे अब किसकी बारी आएगी? सीव ट्यूब्स हो गया। अब बारी आ गई सीव कंपेनियल सेल भी हो गई। अब आपका नंबर है फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है। तो अब थर्ड दे दीजिए, फ्लोएम पैरेनकाइमा। ओके बेटा, फ्लोएम पैरेनकाइमा। चलिए लिखते हैं फ्लोएम पैरेनकाइमा। अब कल का पढ़े ही हो कि पैरेनकाइमा जितनी भी होती हैं सब लिविंग सेल होती हैं, और सेल वॉल थिन होती है, वैक्यूल्स बड़े बड़े आकार के होते हैं, और इनमें सेल इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। तो देना होगा, ये लिविंग सेल है,
जो राउंड शेप और ओवल शेप होती हैं, राउंड या ओवल सेल होती हैं, इनकी शेल वॉल थिन होती है, इनकी शेल वॉल थिन होती है, राइट है। इनका मुख्य कार्य फूड को स्टोरिंग करना होता है, यानी संचय करना होता है, राइट है। लेकिन अब यहाँ एक कंपटीशन की बात है कि ये केवल डाई काट ही प्लांट्स में होती है, कहाँ? हाँ, और जितने मोनोकाट प्लांट्स हैं बेटा, है ना, उनमें ये नहीं होती। ये सब कंपटीशन की बातें हैं, जिसे आप कलर कर लेना या अंडरलाइन कर लेना। तो दीज आर ओनली फाउंड इन डाई कट प्लांट्स, बट दे आर एब्सेंट इन मोनोकाट प्लांट्स। आ गया बेटा? तो अब ये हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ले लो फ्लोएम फाइबर, अगली हेडिंग फ्लोएम फाइबर। हो गया? अब जानते हो जितने भी फ्लोएम फाइबर हैं ये सब पोलेनकाइमा के हैं बने हुए, या स्क्लेरेनकाइमा के, क्योंकि ये बड़े ही कठोर हैं, सेल वॉल थिक है, अर्थात लिग्निफाइड है। कल बताए थे कि सेल वॉल लिग्निफाइड इसलिए होता है, इसलिए मजबूत है। तो अब आप कह सकते हो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है। अतः इनकी सेल वॉल थिक होती है, स्टूडेंट साफ दिख रहा है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट यस या नो बता देना हमको चैट में। स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं इनकी वॉल। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। हो गया? स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं, इनकी सेल वॉल थिक होती है, थिक, राइट है। सेल वॉल थिक होती है, लिखो बेटा। हो गया? और अब जान लो थिक होने से क्या फायदा होगा, बताओ? रेसे आ जाएंगे, फूड स्टोर होगा तो उसी में, जैसे गन्ना है, गन्ना देखे हो, ऊख, ये नहीं जानती होगी, ऊख कभी चूहे हो तो चबाना देखना, खोइया में सब फाइबर ही तो है, लेकिन जब दबाते हो तो उसमें से रस निकलता है, इसी से ये है, ये नहीं होता तो रस नहीं रहता, समझे? इसी तरह सनई है, उसको पीटना तो रेशा निकलेगा तब ना सुतरी बनेगी, यानी सन है, जिसे क्रोटोलेरिया जुनसिया बॉटनिकल नेम है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ाते हुए बताए थे। तो इसी से ऐसा होता है, तो लिख लो इनमें स्टोरिंग होने से, ठीक है, इन्हीं के रेशे से रस्सी, सुतली, गद्दे, बैग बनती है, अर्थात इसका आर्थिक महत्व हो गया, अर्थात इसी कारण से इनके आर्थिक महत्व होते हैं, है ना बच्चों? आर्थिक महत्व होते हैं, ठीक बात है। आर्थिक महत्व होते हैं, और जानते हो ये केवल डाई काट में रहेगा,
क्योंकि डाइकाट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी और ऐसा केवल डाइकाट प्लांट्स में ही मिलता है। ऐसा केवल कहाँ मिलेगा? डाइकाट प्लांट्स में ही मिलता है, राइट है। मोनोकाट प्लांट्स में बोलो क्या होगा? एब्सेंट हो जाएगा। मोनोकाट प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। अब ठीक बात है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ वाले ही प्लांट्स में ये रहेगा। बात समझ आ गया ना? ओके बेटा, यानी जिन पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, द्वितीयक ऊतक है ना, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि, उनमें ही ये दिखेगा। और सेकेंडरी ग्रोथ जानते हो डाइकाट में होता है, मोनोकाट में इट इज ओनली सीन इन डाइकाट प्लांट। तो याद रखना बेटा, ये सब एक साल ज्ञान नहीं रखना है। एंड इट डजंट सीन इन मोनोकाट प्लांट्स, यानी मोनोकाट प्लांट में नहीं रहेगा, इट इज एब्सेंट। आया बच्चों? तब बोलो चारों सेल क्लियर हो गई। तो ये दीज 4 cells आर फॉर्म phloem tissue which work in distribution and the translocation of the food from leaf to the various cells of the plant body। आया समझ में? तो चल बेटा, तो अब तो हमारा फ्लोएम का काम खत्म हो गया। अब तुम लोग को याद आ रहा होगा कि पिछले दिन परमानेंट टिश्यू को 3 टिश्यू में बांटी गई थी, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेसिफिक टिश्यू। तो अभी तक हम लोग ये देखे सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा देखे, और अभी स्पेशल में जाइलम फ्लोएम देखे, और अब स्पेसिफिक यानी विशिष्ट ऊतक। तो अब अगली चलते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू। स्पेसिफिक टिश्यू चले ना, लेट्स सी स्पेसिफिक टिश्यू। अब आपको स्पेसिफिक टिश्यू याद आ गए होंगे। ये कौन है? विशिष्ट ऊतक, स्पेसिफिक टिश्यू, जिसके बारे में हमने 2 बताया था, लैटिसिफेरस और लैक्टिक, है ना। तो पहले दीजिए विशिष्ट ऊतक। देखिए इस प्रकार के ऊतक, इस प्रकार के ऊतक विशेष प्रकार के होते हैं। विशेष प्रकार के होते हैं, यानी दे आर वेरी स्पेशल। व्हाई स्पेशल? ये विशेष क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये गम यानी कि गोंद, रेजिन, है ना, मोम, जैसे देखेंगे मोम जानते हैं ना, जैसे लाही लग जाती है तो देखे होंगे सरसों पे लाही बड़ी तेज लगती है, तो उसके पत्तियों पर देखना मोम जमा हो जाएगा, और उससे उसका स्टोमेटा बंद हो जाने से अब वो मर जाएगा। अगर लाही लग जाए सरसों में तो देखना मर जाएगा, पता है ना। तो ये मोम यानी वैक्स, है ना, लेटेक्स यानी दूध, बताए थे, ये सब बनता है। तेल नहीं देखे, कुछ पौधे तेल छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? कोई तना से छोड़ता है, कोई बीज में से छोड़ता है। तो ये सब चीजों का निर्माण कौन करता है? स्पेशल टिश्यू करता है।
इसके बारे में हमने बताया था कि दो तरह का है, एक लैटिसिफेरस टिश्यू कहते हैं और दूसरे को ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। क्यों? जो लोग पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं, तो इसीलिए ये स्पेशल है। कंफर्म? तो अब यही चीज लिखते हैं, क्योंकि इनके द्वारा गम, इनके द्वारा गोंद, रेजिन, वैक्स, लेटेक्स, ओके, आदि चीजों का निर्माण होता है लिखे भाई, निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें स्पेशल टिश्यू कहते हैं, जो दो प्रकार की हैं, जो दो प्रकार की हैं। ओके, दो प्रकार की हैं, बोलो कौन कौन? लैटिसिफेरस टिश्यू है ना, और दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसे कहेंगे रबर छीरी, बड़ा मस्त हिंदी है, रबर छीरी ऊतक। और ये है ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल ऊतक। अब एक एक करके ले लो। लैक्टिसिफेरस टिश्यू, हो गया बेटा? लैक्टिसिफेरस टिश्यू, जल्दी जल्दी करो, बोलो ये क्या है? अब इनके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये क्या करती होंगी। अरे भाई, गाढ़ा या पानी जैसा यानी तरल ये द्रव निकालती है। जैसे उस दिन बता रहे थे ना मदार में, पत्ती तोड़ते हो, उसकी शाखा तोड़ दो तो देखना दूध निकलने लगेगा। रबड़ का पौधा सुने हो? रबड़ का पौधा आजकल तो देख रहे होगे लोग, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी रबड़ लगाते हैं। उसी रबड़ की पत्ती या तने को काट के चीरा मारोगे तो दूध निकलेगा। यूट्यूब पे डाल के देख लेना। उसी दूध को इकट्ठा करके क्या बनाते हैं? टायर। टायर, टायर समझते हो ना, जो तुम्हारे बाइक में, ट्रक में, बस में लगी हुई है, उसी से बनाते हैं। तो देखो तो ये क्या है, आप तो समझ गए ना, ये वो टिश्यू है जो पौधे में तरल या गाढ़ा यानी कि हल्का या गाढ़ा सफेद रंग का द्रव निकालती हैं, है ना। उन्हें हम कहते हैं रबर छीरी ऊतक। समझ गए? ये उस प्रकार के ऊतक हैं, शाबाश, उस प्रकार के ऊतक हैं जिनसे हल्का पीला, गाढ़ा या सफेद तरल पदार्थ निकलता रहता है। पदार्थ निकलता रहता है। जल्दी जल्दी करिए। ओके, तो इन्हें हम लैटिसिफेरस टिश्यू कहते हैं, यानी रबर छीरी ऊतक कहते हैं। ठीक है,
ये दो प्रकार की होती है, सुने है ना? उस दिन का वर्गीकरण में सब लिख के पढ़ा दिया है मैंने। ये दो प्रकार की होती है। चलो नाक मत बैठो, जल्दी जल्दी करो। कौन कौन दो प्रकार की होती है बेटा? पहला लेटेक्स सेल्स, है ना? लेटेक्स सेल्स यानी रबर झिरी कोशिकाएं। रबर झिरी, हाँ, लेटेक्स सेल्स, ये हो गई लेटेक्स सेल, रबर झिरी कोशिकाएं। और दूसरे को बताए थे लेटेक्स वेसल, यानी रबर झिरी वाहिकाएं। ये बेशल है, ये सेल है। अब एक एक करके ले लो। पहला लेटेक्स सेल, ये कोशिकाएं लंबी शाखित पतली होती हैं, लंबी शाखित वो पतली होती हैं। ठीक बेटा? ओके। इनमें केवल सेल्स होती है, मतलब केवल कोशिका है, इनमें ट्यूब नहीं है ना, इनमें केवल सेल्स होती हैं। और प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब कि ये न्यूक्लिएटेड सेल है। जो न्यूक्लियस जीव द्रव्य में बिखरा रहता है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाने का है। हुआ बेटा? जैसे बताओ, जैसे तुम लोग बरगद देखे हो, बरगद में पत्ती तोड़ना देखना दूध निकलेगा, उसके तने को छील देना देखना दूध निकलेगा। यानी उस सब में कौन है बेटा? लेटेक्स सेल है। आगे पीपल, बरगद, कनेर, कनेर देखे हो? कनेर का फूल वाला नहीं तोड़ते हो, तो उसका फूल तो उसमें से दूध निकलता है, नहीं देखे हो? तो लिख दो कनेल इत्यादि। अब चलो, अब तो समझ गए ना कि भी नहीं समझ आ गई? मिस्टर कैप, अब दूसरा लो, लेटेक्स वेशन। आज तो ये डिश लगा के आइए, इसको ज्यादा समझ आ रहा है। देखो डिश काम कर रहा है कि नहीं? ये वाला डिश, ये देखो, इसको खाने होने को आज मिला नहीं। जाओ जल्दी करो, जल्दी जाओ जल्दी आओ, करे बात। अब किसकी बारी है बोलो? अब इससे ही समझ गए हो कि इसमें सेल नहीं है, इसमें बेशल है, नलिका है। जो भी बनेगा वो नली से बाहर आएगा। तो दे दो भाई। इसका निर्माण सेल्स के मिलकर बेसल बनने से होता है। बेसल बनने से और एक दूसरे से ये मिलकर ब्रांच्ड हो जाती है, इसलिए इनका स्राव। इनका स्राव नलिका से निकलता प्रतीत होता है।
जैसे लगेगा जैसे पाइप में से पानी नहीं गिरता है क्या जी, वैसे निकलता है। आप पपीता तोड़े हो कभी? ये नहीं तोड़े हो। रबड़, मदार, देखना दूध, हाँ एकदम चूक नीचे तक आने लगेगा। जो लोग पपीता खाए या तोड़े होंगे तो सोचे। ये तो भाई लोकल एग्जाम्पल है। तो लिख दे जैसे पपीता, यानी कि पपाया, जानते हैं ना बॉटनिकल नेम, आपको पढ़ाया गया था मालवेशी। चलिए लिखिए पपीता, आ जाओ बेटा। रबर, और किस में बताए थे उस दिन? अफीम में। अफीम पोस्ता से बनता है ना, अफीम का पौधा पोस्ता का होता है। उसमें देखोगे तो चीरा मारते हैं जाके, फिर वो दूध गिरता है, उसी दूध को सुबह जाके इकट्ठा कर लिया जाता है और उसी दूध को अफीम कहते हैं। और उसी अफीम को फिर परिष्कृत करोगे तो उससे कोकीन बनेगा, स्मैक बनेगा, चरस बनेगा। ये सब तुम्हारे ड्रग्स हैं, औषधि हैं, जिसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये नशा करती हैं, और सही इस्तेमाल करते हैं तो इससे नींद वाली दवा, ब्रेन की दवा, न्यूरानिक प्रॉब्लम की दवाएं, ये सब बनती हैं। समझ आ गया? तो लिख लो पोस्ट, पोस्ता जिसे कहते हैं। रबर लिखे, पपीता इत्यादि का। तो ये तो बेटा तुमने बता दिया लैटिसिफेरस को। दूसरा क्या लिखे थे? ग्लैंडुलर। तब वो दूसरा लो ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल, अब इससे तो नाम से ही क्लियर हो गया कि इस प्रकार के टिश्यू में बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, यानी ग्रंथियां होंगी, है ना जी। तो लिख लो इस प्रकार के ऊतक का निर्माण ग्लैंड्स के जरिए होता है। ग्लैंड्स के जरिए, मतलब ग्लैंड्स द्वारा होता है। जरिए का मतलब क्या होता है? उसी के द्वारा। अब तुम्हारे को देखना पड़ेगा कि ग्रंथियां दो काम करती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। आ रहा है समझ में? जैसे तुम्हारे शरीर में पाचक रस बन रहा है, वो अंदर ही अंदर ग्लैंड बना रही है। और अभी ये कही थी कि सर हमको जुकाम हो गया है, तो क्या करने गई थी? नाक साफ करने गई होंगी ना, तो उसमें जो बना वो शरीर के बाहर निकल रहा है, तो वो एक्सटर्नल हो गया। समझ आ गया कि भी नहीं आया? तो दो प्रकार की इसमें ग्लैंड हो जाएंगी, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। अब ठीक है, तो लिख लो इनका, ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके बेटा, एक्सटर्नल माने बाह्य ग्रंथि और इंटरनल माने आंतरिक ग्रंथि। तो बेटा कल के नेक्स्ट डे के लेक्चर में इसके आगे का लेक्चर होगा। तो अब यहाँ बायो का क्लास ओवर हो रहा है। ऑनलाइन बच्चे 2-3 मिनट के लिए ब्रेक है, उसके बाद फिर आप जुड़ो। तो यहीं पर ये क्लास आज का ओवर होता है।